हमारे साथ में सरोजिनी नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजेश्वर सिंह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश्वर जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, और बड़ा ही जो लोगों के जहन में सवाल आता है कि आप ईडी में जॉइंट डायरेक्टर और इतना आपका एक जो है चर्चित करियर चल रहा था, इतने सारे आपने घोटालों का पर्दाफाश किया, अचानक ही आपके जहन में कैसे आया कि आप वो पूरी ट्रैक छोड़ करके और इस अनिश्चितता वाली राजनीति में आ गए? ये अचानक कैसे हुआ? अनिश्चितता नहीं है। देखिए, इतने सालों तक कानून का अनुपालन करा रहा था, उसके बाद कानून की पढ़ाई भी करी, फिर मुझे लगा कि अब विकास की ओर जाना चाहिए। इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काफ़ी काम किया, पुलिस में रहा लगभग 10 वर्ष, माफियाओं को जेल भेजा, काफ़ी एक से एक खूंखार बदमाशों को इनके खिलाफ मुठभेड़ें हुई, उनका नेतृत्व किया। प्रवर्तन निदेशालय में हज़ारों करोड़ की संपत्तियां जब्त की, काफ़ी भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जेल भेजा। मुझे लगा कि अब विकास करना चाहिए, जनता के लिए ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे विकास हो। प्रभावित किससे हुए आप? कुछ तो कोई चेहरा या कुछ तो रहा होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा और उनकी विकास की राजनीति, वो विकास की बात करते हैं। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका है कि युवाओं को रोजगार मिले, हिंदुस्तान को इतना मजबूत, इतना सशक्त बनाना है, तो उनका साथ देना है। वैसे ही मजबूत नेतृत्व माननीय अमित शाह जी का। हिंदुस्तान इतने सुरक्षित हाथों में है, आज आतंकवाद खत्म हो गया है, आज उग्रवाद बटुर के 60 जिलों में रह गया है। जो रोज आए दिन बम धमाके हिंदुस्तान में हुआ करते थे, होने बंद हो गए। पाकिस्तान का जो रोना पुरानी सरकारें रहती थी, पाकिस्तान की बातें करना बंद हो गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ, क्या व्यक्तित्व है। जिस आदमी को खुद कोरोना हुआ हो, जो आदमी कोरोना होने के बाद पूरा हिंदुस्तान अस्पताल भाग रहा था, वो आदमी घर पे रह के, वो आदमी घर पे इलाज करा के जनता के लिए समर्पण भाव से लगा था। कोरोना जिसका अंत नहीं मालूम, उस ऐसी महामारी का जिसका अंत नहीं मालूम था, जिसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं था कि दवाई क्या होगी, ये आज की टाइम का असली त्याग है, ये असली वीरता। अच्छा जी, मुझे एक बात बताइए कि 2009 में आप ईडी में गए 2009 में, और लंबा समय आपने देखा यूपीए काल में, फिर आपने एनडीए के काल में लंबे समय तक आपने काम किया, और आपके नाम कई बड़े जो चर्चित मामले हैं जिनका आपने खुलासा किया। आपने कहा आप पीएम मोदी से प्रभावित होकर के आए हैं। फर्क क्या दिखा आपको 2009 से 2014 और 2014 से लेकर अब तक? आपने 2 स्टेंट निकाली है अलग अलग सरकारों में, यहाँ पर क्या फर्क दिखा जो वहाँ नहीं था? माननीय मोदी जी की सरकार बड़ी अकाउंटेबल, बड़ी ट्रांसपेरेंट सरकार है। इससे पहले की सरकारें ना अकाउंटेबल थी, ना ट्रांसपेरेंट थी। सारे बड़े घोटाले हुए, चाहे एयरसेल मैक्सिस घोटाला हुआ, चाहे कोल स्कैम हुआ, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड हुआ, चाहे 2G स्कैम हुआ, सारे एक के बाद एक। केंद्र सरकार की हालत ऐसी थी, रोज एक घोटाला आता था। CAG की रिपोर्ट्स देखिए, लगता था कैसी सरकार चल रही है। माननीय मोदी जी के टाइम में बड़ी स्पष्ट, बड़ी पारदर्शी और बड़ी ही ईमानदार सरकार है। ऐसे में मैं आपका अपना तजुर्बा पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने उस दौर में बड़े ही चर्चित मामले कवर किए हैं आपने। हम लोग मैं तो कवर अपना करते थे। मैं अपना ही आपका अपना तजुर्बा 2014 से पहले और 2014 से बाद आपका तजुर्बा क्या मैं है? अपना ही तजुर्बा बता रहा हूँ कि 2014 से पहले हर मामले की मैंने जांच करी। मैं रोज देखता था, रोज एक नया मामला, रोज कोई ना कोई, कभी कोल स्कैम आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, कभी 2G स्कैम आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में PIL हो रही है, इंटरवीन करना पड़ रहा है, कभी अगस्ता वेस्टलैंड आ रहा है, उसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है। मतलब सरकार चल ही नहीं रही थी, ट्रांसपेरेंसी कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी, भ्रष्टाचार एकदम पीक पे था। मोदी जी के टाइम में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म है। तो मोदी जी इस टाइम विकास कर रहे हैं, देश का विकास हो रहा है, देश मजबूत हाथों में है। मगर राजेश्वर सिंह के हाथ तब बंधे थे और उसके बाद खुले, या आपको लिबर्टी कितनी थी? अब मैं आपका तजुर्बा इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपको लिबर्टी एज ए ऑफिसर काम करने की उस दौर में कितनी रही, और 2014 के बाद क्या फर्क आया? नहीं, मुझको हर समय लिबर्टी थी। मैं प्रवर्तन निदेशालय में था, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और ये अधिकारी टू अधिकारी वैसे भी इंडिपेंडेंट एजेंसीज एक कानून के तहत काम करती हैं, उनका अपना मैकेनिज्म है। हम लोग पूरी स्वतंत्रता से काम करते थे, घोटालों की जांच करते थे। जिन्होंने घोटाले किए, भारत सरकार के एक से एक केंद्र के मंत्री थे जो जेल गए, सारे लोग जानते हैं क्या हुआ। तो आप पर कोई दबाव कभी नहीं रहा? दबाव तो हर समय लोग डालते रहते हैं, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी निष्पक्ष है, आदमी एक कानून के तहत काम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। सवाल आपने इसलिए मैंने पूछा आपसे क्योंकि असीम अरुण जो कानपुर कमिश्नर है, जब वो छोड़ करके आए तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार की गवर्नमेंट में उनको कॉल आते थे, उनको जो है तमाम तरह की चीज़ें कहा जाती थी दबाव बनाने के लिए। आपके साथ भी कुछ ऐसा रहा क्या यूपीए के दौर में?
नहीं, ये तो अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। मैंने बड़े बड़े घोटालों की जांचें करी। सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ इन लोगों ने हर तरह की साजिश करी। सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से सारे इन लोगों के षड्यंत्रों को खारिज किया। किन लोगों को? जिन लोगों के खिलाफ मैं जांचें कर रहा था, जो मेरे खिलाफ फर्जी शिकायतें डालते थे, जांचों को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। हर अपराधी यही कोशिश करता है कैसे बचे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन ये आपका अपना व्यक्तित्व, आपकी अपनी स्ट्रांग कैरेक्टर होता है कि आप उससे निपट लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में गया, अवमानना के मामले हुए, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को जेल भेजा, फर्जी शिकायतें, उसके बाद जांचें कायदे से हुई और सारे लोग भ्रष्टाचारी जेल गए, उनकी संपत्तियां और जब्त। आपका बहुत ही चर्चित रहा, पी चिदम्बरम के साथ जो आपकी मुठभेड़ रही वो बड़ी चर्चित रही, उसके बारे में कुछ नहीं कहा आपने कभी? नहीं नहीं, वो मैं कह तो रहा हूँ, केंद्र के मंत्री जेल गए, उनके खिलाफ जांचें की गई, वो जेल गए। उनके रहते हुए जब वो वित्त मंत्री थे तब उस समय मैं उनके खिलाफ जांच कर रहा था। उस समय मैंने एयरसेल मैक्सिस का केस दर्ज उस किया। समय आपने किया, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो ठीक है, हम लोग का जो काम था हम लोग करते हैं, अब उनके जो उनको करना था वो करते रहे। सुप्रीम कोर्ट था। मेरा आपसे मेरा अंतिम सवाल है इस सिलसिले का कि उस समय जब आप एयरसेल में एक्सेस कर रहे थे, चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे, उस समय कुछ उनकी ओर से कोई प्रेशर आया क्या? ये प्रेशर तो हर समय, हर पे आदमी जो फंसता है वो डालने का प्रयास करता है, लेकिन प्रेशर के ऊपर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आदमी को बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए। आप नहीं आए, ये तो आप एकदम क्लियर कर रहे हैं, पर प्रेशर आया ये तो आप मान रहे हैं उस समय? नहीं, ये सब मैं नहीं बोलूँगा। ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं। आप जिस प्रोफेशनल एजेंसी में काम करते हैं उस चीज़ों को बाहर नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, आप अब आ जाते हैं सरोजनी नगर में। अब आप बताइए, अब आप यहाँ पर आ गए हैं, वो छोड़ करके यहाँ पर आ गए, यहाँ की लड़ाई कैसी लग रही है आपको? यहाँ कोई लड़ाई नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बिल्कुल फाइट में नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, मैं इतने दिन से घूम रहा हूँ, जानता हूँ, उसने इनकी पुरानी सरकार को देख रखा है कि जो इनकी पहले की सरकार थी, अपराधियों से माफियाओं की सरकार थी। सारा अपराधी आज जेल में रह के चुनाव लड़ रहा है। सारा अपराधी जेल से ही सरकार बनाने का प्रयास कर रहा है। जनता इनके साथ नहीं है, कहीं कोई फाइट नहीं। समाजवादी पार्टी का नाम ले ही लिया है तो गोमती रिवर फ्रंट की भी आपने जांच की? जी जी, उसकी भी हमने प्रॉपर्टीज जब्त करी, उसमें भी इंजीनियर्स को जेल भेजा। अभी जांच चल रही है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। बट उसमें भी जो भ्रष्टाचार हुआ था उसमें काफ़ी इंजीनियरों को जेल भेजा, सीबीआई ने भी भेजा, ईडी ने भी भेजा, ईडी ने भी प्रॉपर्टीज जब्त करी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसी दौर में आपके जहन में ख्याल आ गया था, ये कहते हैं कि जब आप यूपी में रहे उसी दौर में आपको देख करके ख्याल आ गया कि नहीं, अब मुझे जो है इस सिस्टम से लड़ने के लिए ये छोड़नी है, ऐसा आप कहा जा रहा है आपके बारे में, जो आपने देखा उस समय? नहीं, देखिए, राजनीति साफ होनी चाहिए, राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए, और लोगों को हर हालत में, माफियाओं को, अपराधियों को राजनीति से बाहर करना चाहिए। राजनीति फाउंटेन हेड है। विकास बिना राजनीति के, बिना अच्छे लोगों के आए, बिना राजनीति में प्रभावी लोगों के आए, बिना प्रभावी कानून बनाए नहीं होता है। सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कितना स्वच्छ नेतृत्व है। आज उत्तर प्रदेश का चारों हर तरफ का विकास हो रहा है। एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, मेट्रो चल रही है, 5-5 अंतर्राष्ट्रीय। अखिलेश यादव कहते हैं एक्सप्रेसवे भी उनका है, मेट्रो भी उनकी है। उनका तो जो कहते रहे, सारे अपराधी, आजम खान भी उनके हैं, अतीक अहमद भी उनके हैं, और ये मुख्तार अंसारी भी उनके हैं। उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनके भाई को लाके पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, किसी को जेल से चुनाव लड़ा रहे हैं। ये कौन सा? इसको भी तो उनको कहना चाहिए। कभी सुना आपने? ये क्यों नहीं कहते हैं कि सिम्मी से बैन हटाने के लिए चिट्ठी लिखी? ये क्यों नहीं कहते हैं आतंकवादियों को जिन्होंने इसमें ब्लास्ट किया था, बनारस के मंदिर में संकट मोचन, उनको छोड़ने के लिए किया? क्यों जिन्ना की अखिलेश यादव बात करते हैं? उस जिन्ना की बात करते हैं जो हिंदुस्तान को राष्ट्र नहीं मानता था, देश नहीं मानता था, खाली कहता था इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ नेशनैलिटीज, कहता था एक खाली भूभाग है, हिंदुस्तान को खाली एक जमीन का टुकड़ा मानता था। उसको कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। ये सारी बातें आपने सिस्टम में रह के देखी भी हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ। तालिबान, उनका सांसद कहता है शफीकुर रहमान बर्ग कि तालिबान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। भाई, कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चाहिए? अफगानिस्तान में कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने क्या किया? महिलाओं की आज क्या दशा है वहाँ पे? महिलाएं पढ़ने नहीं जा सकती, बेटियां पढ़ने नहीं जा सकती, महिला अकेले रिक्शे में बाहर सामान लेने नहीं जा सकती, जो रोजगार कर रही थी वो घर में आ गई हैं, शीशों पे काला पेंट कर दिया गया। ये कौन सी स्वतंत्रता मिली है अफगानिस्तान में? वो इनका यदि रोल मॉडल है, देख के शर्म आती है। ऐसी सांप्रदायिक पार्टियां, ऐसी सांप्रदायिकवाद ठीक नहीं है। बड़ा आक्रोश है आपके अंदर समाजवादी पार्टी को लेकर के। नहीं, मुझे इसको नहीं, मुझे सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। लोगों को इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनता का हित देखना चाहिए। गरीब जनता है हिंदुस्तान की, युवा है, युवा का भविष्य है, युवा का भविष्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। इनके समय में घोटाले आप देखिए, भर्ती, कोई ऐसा भर्ती का घोटाला था जो नहीं हो रहा हो? जो भी घोटाले हुए, चेयरमैन इनका लोक सेवा आयोग अनिल यादव साहब, उनको हाई कोर्ट ने निकाला। उच्च शिक्षा आयोग का चेयरमैन, उसको हाई कोर्ट ने निकाला। आप कैसे लोगों की नियुक्ति करते थे, कैसे लोग भर्ती होते थे? बाद में क्या होता था, एक गांव के एक परिवार के 56 लोग आ जाते थे।
युवा का क्या हुआ? 5-5 साल युवाओं ने इम्तिहान दिया, अंत में बेचारा क्या हुआ? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख युवा इम्तिहान दे रहा है, 5 साल अपना वेस्ट कर रहा है, और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि उसकी नौकरी नहीं मिली तो और सीओ उसका समय सीओ चला गया। हजरतगंज रहे आप, सीओ गोमती नगर रहे, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है, उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ। उस जमाने में जो सरकार थी उससे ठीक था आपका? नहीं नहीं, सरकार देखिए, मैंने कहा अधिकारी को जब अधिकारी के रूप में जहाँ अपने प्रोफेशनल ढंग से काम करना चाहिए, तो हमने प्रोफेशनल ढंग से काम किया। और यहाँ पे था, मैंने जैसे कहा, मैंने यहाँ पुलिस में रहते हुए इलाहाबाद में था तो अतीक अहमद ऐसे माफिया को जेल भेजा, लखनऊ में था यहाँ के माफियाओं को जेल भेजा, 1 दर्जन से ऊपर मुठभेड़ों का नेतृत्व किया। विजय मेनन टाइप अपराधी जो पुलिस वालों को मार के कचहरी से भागे थे, पब्लिक वाले मार दिए गए थे, बेचारे मर गए थे, उसमें मैंने मुठभेड़ हुआ। तो हमने अपराध के खिलाफ हमेशा कार्य किया और अभी भी करेंगे। अंतिम सवाल आपसे कि अब इस रोल में कैसे अपराध के खिलाफ आप काम करेंगे? अब तो जनसेवा के काम में आ गए हैं आप। अरे कानून और सख्त होने चाहिए, अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ और सख्त कानून होने चाहिए। ये करवाएंगे आप, ये इंश्योर करेंगे बिल्कुल बनने चाहिए, कि और सख्त कानून बने? बिल्कुल बनने चाहिए। माफिया जेल में रह के चुनाव लड़ेगा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? क्या मुख्तार अंसारी टाइप लोग सांसद बनेंगे और ये मंत्री बनेंगे तो क्या होगा? जेल से सरकारें चलेंगी क्या? तो युवा का भविष्य क्या है उत्तर प्रदेश की? बहुत शुक्रिया। तो राजेश्वर सिंह हैं, खुल करके बात कर रहे हैं कई सारे मुद्दों पर, और अपनी प्रायोरिटी भी गिना रहे हैं और फर्क भी बता रहे हैं उस सरकार और इस सरकार के बीच का। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय।